पिछले साल का वो केस आपको याद है? एक जज के घर पे करोड़ों का कैश जला हुआ जब मिला था तो उसके बाद वो वीडियो खूब वायरल हुई थी और उसके बाद उन जज के ऊपर क्या एक्शन लिया गया था? उनको ट्रांसफर कर दिया गया था एक दूसरे कोर्ट के अंदर, बिकॉज वो एक जज है, बड़े ऑफिसर हैं, उनके ऊपर कोई और कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपके और मेरे जैसा कोई आम आदमी होता जिसके पास थोड़ा सा भी कैश मिल जाता है या थोड़े से भी पैसे वो अपने बैंक में जमा करा देता है, इनकम टैक्स जो है हाथ धोकर के आपके पीछे पड़ जाता है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट्स, जो कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग होगी। चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले 88% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी फाइनेंस और टैक्सेशन की लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। चलिए गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंक बैलेंस रूल क्या है। आप अपने बैंक में कितना पैसा रख सकते हैं? देखिए, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा रखिए, एनी अमाउंट यू कैन डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। आरबीआई या इनकम टैक्स वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में है वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड बैंक बैलेंस या अनएक्सप्लेन्ड मनी आपके पास नहीं होना चाहिए। अब ये अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये एग्जांपल लेते हैं जहां पर मिस्टर अजय ने पिछले 5 साल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो डिक्लेयर इनकम रिपोर्ट की है वो 50 लाख रुपीस की है। अब मिस्टर अजय के बैंक में जो बैलेंस है वो 1.5 करोड़ रुपीस का है। अब उनसे सवाल पूछा जाएगा, पिछले 5 सालों में आपकी इनकम है 50 लाख रुपीस की जो आपने अपनी आईटीआर में रिपोर्ट की है, आपके बैंक में 1.5 करोड़ रुपए है, तो जो बैलेंस जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए है ये कहां से आया? अब मिस्टर अजय के पास 2 ऑप्शन होते हैं यहां पे। या तो वो इसको बोल दें कि ये मेरी इनकम है और मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया अपनी आईटीआर के अंदर, तो उस केस में उसको अंडर रिपोर्टेड इनकम मान करके 200% तक का टैक्स एंड पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास यह रहता है कि वो बोले कि मुझे नहीं पता कहां से आया, मुझे तो कैश कहीं पर रास्ते में पा गया था और मैंने बैंक में जमा करा दिया। अनएक्सप्लेन्ड मनी वो बन जाता है। अगर वो अनएक्सप्लेन्ड मनी बन जाता है तो वहां पर टैक्स और पेनल्टी जो है वो 84% का जो है वो चार्ज किया जाता है, टैक्स और पेनल्टी दोनों मिला करके। तो ठीक है, जो भी बैंक बैलेंस है आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी आईटीआर उसको जस्टिफाई कर रही है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जैसे आपको किराया मिला और आपने पूरा का पूरा किराया अपनी आईटीआर में तो कहीं शो नहीं किया, बैंक में सारा का सारा जमा करा दिया। कोई भी पैसा मिला बैंक में आप सारा जमा कराते जा रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम बन सकता है आपकी, या फिर अंडर रिपोर्टेड के अंदर तो और भी हैवी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती हैं। जो भी बैंक बैलेंस आपका है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, आपकी आईटीआर जो है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये एक कंडीशन होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। चलिए, अगली बैंक की लिमिट को जरा ध्यान से समझते हैं, जो कि अभी रिसेंटली एक नया चेंज आया है। एक सवाल मेरे से पूछोगे आप कि सर पता कैसे चलेगा, सरकार को कैसे पता चलेगा कि मेरी बैंक में कितना बैलेंस है? उसके देखो 2-3 तरीके होते हैं। एक तो एसएफटी रिपोर्टिंग होती है, एक अभी रिसेंट चेंज किया गया, जो आईटीआर आप फाइल करोगे, अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो आप छोटे मोटे बिजनेस के लिए आईटीआर 4 फाइल करते हो। आईटीआर 4 के अंदर आपको खुद बताना होगा सरकार को कि 31 मार्च 2026 को आपका बैंक बैलेंस आपके सभी बैंक अकाउंट के अंदर कितना था, यह आपको अब रिपोर्ट करना होगा आईटीआर 4 के अंदर। पिछले साल तक ये वाला जो है ये ऑप्शनल होता था, आपको बैंक बैलेंस मैंडेटरी देने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इस साल से आपको बैंक बैलेंस 31 मार्च 2026 का बताना मैंडेटरी हो गया है आईटीआर 4 के अंदर। नेक्स्ट हमारा है बैंक अकाउंट, सारे के सारे आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करने होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार टैक्सपेयर बोलता है कि सर मेरे तो 5 अकाउंट है, 10 अकाउंट है, एक काम करो, एक आईटीआर, एक खाली मेरा अकाउंट है वो लिंक कर दो जिसमें रिफंड आएगा, बाकी 9 अकाउंट मेरे आप आईटीआर में शो मत करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। सर जी 10,000 रुपये की फ्लैट पेनल्टी है पर रिपोर्टिंग के ऊपर। अगर आपने 9 अकाउंट रिपोर्ट नहीं किए तो आपके ऊपर 90,000 रुपये की फ्लैट पेनल्टी है यहां पर इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी अकाउंट है वो सभी आपको रिपोर्ट करने होते हैं। एंड यहां एक चीज और आती है कि आपका अकाउंट अगर क्लोज हो गया है तो क्या सर वो भी रिपोर्ट करना होगा? अगर वो ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हुआ है
पिछले साल जिस साल की आईटीआर आप फाइल कर रहे हो उस साल में आपने क्लोज करवाया है तो आपको वो अकाउंट भी रिपोर्ट करना है। कोई पुराना अकाउंट आपने पहले से 4-5 साल पहले क्लोज करा दिया है उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लास्ट ईयर में आपने क्लोज करवाया है उसको भी आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। चाहे आपका करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे जॉइंट अकाउंट हो, सभी बैंक अकाउंट आपको अपनी आईटीआर में करेक्टली रिपोर्ट करने हैं। आपको अकाउंट नंबर देना है, आईएफएससी कोड, सारी डिटेल्स यहां पर देनी होती है अपनी आईटीआर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेविंग अकाउंट के अंदर कितना कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं एक साल के अंदर। देखिए, एक साल के अंदर जो डिपॉजिट की लिमिट होती है, कैश डिपॉजिट की जो लिमिट होती है, अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब देखिए, यहां पर समस्या यह नहीं है कि रिपोर्टिंग कर देगा, समस्या यह है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग एक बार हो जाती है उसको आप रिप्लाई नहीं दे पाते और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी स्क्रूटनी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है। असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स अगर डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देता है फिर आपसे केवल इतने का हिसाब नहीं मांगा जाएगा, आपने 12 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए खाली उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा, आपसे आपके सभी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी जाएगी और आपकी जो अदर इनकम है सभी का असेसमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन आपके पूरी इनकम को जो इंपैक्ट कर सकती है और पूरी बैंक ट्रांजैक्शन की चेकिंग करवा सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आप इन लिमिट के अंडर कीजिए। कई जगह पे आप देखो कि ये तो ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि ये केवल रिपोर्टिंग लिमिट है, इसको अगर आप क्रॉस कर दोगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक चीज समझो, अगर डिपार्टमेंट को ये चीज, क्या है ना, आजकल तो ये चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं, अगर वहां पे पहुंच गया तो वो आपको नोटिस भेज के खाली इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, वो पूरी बैंक स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेंगे कि आप अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट दो, जितने अकाउंट की है सारे अकाउंट की दो, करंट अकाउंट की भी दो, वो सेविंग अकाउंट की भी दो। तब आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी कि इसके चक्कर में आपकी सारी ट्रांजैक्शंस अब चेक की जाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना आप बच सकते हो बचो, आप 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट ना करवाओ, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये आपके एसएफटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहां पर रिपोर्ट की जाती हैं। अब यहां पर एक लिमिट और ऐड की गई न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। कई लोगों के पास पैन नंबर नहीं होता था, तो वो जब डिपॉजिट करने जाते थे तो उसके लिए लिमिट को और कम कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया। बट सवाल यह आएगा कि सर अगर पैन नंबर ही नहीं है मेरे पास तो मेरी रिपोर्टिंग कैसे करेगा बैंक? भाई, अब आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी आपके आधार नंबर के बेसिस पर। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है आपके पास, आधार नंबर तो होगा। अरे बैंक अकाउंट खुलवाया, आधार नंबर तो वहां मैंडेटरी है, तो आधार नंबर के बेसिस पर आपकी पूरी की पूरी वहां पर रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी और आपको जो नोटिस आएगा आपके घर पे आएगा, आपके आधार नंबर के बेसिस पर आ जाएगा। तो इसीलिए अब ये जो है समस्या आ गई है, नई चीज ऐड की गई है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, देखो अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो उस लिमिट को अब इंक्रीज कर दिया गया है। पहले वो 20 लाख की लिमिट होती थी, लेकिन अब 20 लाख की लिमिट हटा दी गई है, 1 करोड़ की लिमिट कर दी गई है। 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे तो 2% का टीडीएस आपका काटा जाएगा और टीडीएस के साथ साथ जितना पैसा विड्रॉ किया वो आपके रिपोर्टिंग भी होगी उसकी, या इसमें वो रिपोर्ट करेगा। तो डिपार्टमेंट यहां पर कभी कभार ये पूछ लेता है कि इतना पैसा आपने विड्रॉ किया, इसका आपने यूटिलाइजेशन कहां किया, आपने पैसा कहां यूज किया, वो हमको बताइए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में बैंक ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या होती है। देखिए, कैश डिपॉजिट की लिमिट जो होती है वो 50 लाख रुपीस की होती है पर फाइनेंशियल ईयर करंट अकाउंट में। अगर इससे एक्सीड कर देते हैं तो रिपोर्टिंग करेगा बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर कैश विड्रॉल की बात करें तो यहां पर भी 50 लाख की लिमिट देखी जाती है। विड्रॉल की अलग देखी जाएगी, डिपॉजिट की अलग देखी जाएगी। 50 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके अंदर अगर है कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे एक्सीड करता है तो आपकी रिपोर्टिंग यहां पर की जा सकती है और डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा कहां से आया या आपने विड्रॉ करके कहां इसको यूटिलाइज किया। इसके बाद टीडीएस की बात करें तो टीडीएस के प्रोविजन यहां पर सेम रहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे तो आपका टीडीएस यहां पर काटा जाएगा, 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस जो भी कटता है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, जब आप आईटीआर फाइल करोगे उसको आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप अपने बैंक में कितने अमाउंट की करवा सकते हो। देखो, अगर आपके पास वाइट का पैसा है कितने की भी करवाओ, रिटायरमेंट फंड्स आपको मिले हैं, करोड़ों के फंड मिले हैं, लाखों के फंड मिले हैं, कराओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग के लिमिट्स को ध्यान रखो। रिपोर्टिंग की लिमिट क्या होती है? 10 लाख रुपीस की होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख को अगर आप क्रॉस कर देते हो तो बैंक जो है वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपसे पूछ सकता है। अगर आपने वो
सारी आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है या जो भी आईटीआर सही से फाइल किया उसको रिपोर्ट किया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन वही बात है, अगर 2 नंबर का पैसा है उसकी एफडी आप जाके कराओगे तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, वहां पर टैक्स और पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये 10 लाख की लिमिट होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यहाँ पे एक क्वेरी और मेरे से की जाती है कि सर एक बात बताओ, अगर मल्टीपल बैंक में हम एफडी कराएं तो किस तरीके से रहेगा। एक होता है रूल ऑफ एग्रीगेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रूल ऑफ एग्रीगेशन एफडी में भी लगेगा और आपके सेविंग बैंक अकाउंट में भी लगता है। अब रूल ऑफ एग्रीगेशन जो है इनकम टैक्स का ये बोलता है कि आपके जितने भी सेम नेचर के अकाउंट हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है तो सेम नेचर के जितने भी सेविंग अकाउंट है सबका एग्रीगेशन किया जाएगा। एफडी में भी यही होता है कि जितने भी सेम नेचर के जितने भी एफडी अकाउंट आपने डिफरेंट बैंक्स में ओपन करवाए हैं उसका एग्रीगेशन किया जाएगा। लॉ में तो एग्रीगेशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं, बट प्रैक्टिकली एक बैंक के अंदर तो वो रूल ऑफ एग्रीगेशन लग सकता है, बट मल्टीपल बैंक्स के अंदर रूल ऑफ एग्रीगेशन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। अब ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूं। देखो, लॉ में लिखा है कि जितने भी बैंक अकाउंट है सबका आपको टोटल देखना होगा, बट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आप समझिए। अगर मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, एक एचडीएफसी में है एक एसबीआई में है, तो एचडीएफसी को नहीं पता कि मैं एसबीआई में क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, या एसबीआई को नहीं पता कि मैं एचडीएफसी में क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। वो दोनों आपस में डेटा शेयर नहीं करते अभी तक। अब हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ और ऐसा ले आए कि वो दोनों डेटा एक्सचेंज करें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं है कि मेरे पैन नंबर मैंने दोनों जगह दिया हुआ है तो एचडीएफसी मेरे पैन नंबर से ये पता लगा सके कि मैंने कितना कैश एसबीआई में डिपॉजिट किया या कितने की एफडी मैंने एसबीआई में करवाई है, क्योंकि उनका भी आपस में कंपटीशन रहता है, तो इसलिए डेटा वो एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं अभी तक। फ्यूचर में गवर्नमेंट इस पे क्या काम करती है वो देखने वाली बात होगी। तो अभी तक जो रूल ऑफ एग्रीगेशन लगता है वो एक सिंगल बैंक के अंदर लगता है। मतलब एचडीएफसी के अंदर जैसे मैंने एफडी करवाई और मैंने 4 एफडी करवा ली 5-5 लाख रुपए की एक फाइनेंशियल ईयर में, टोटल 20 लाख की एफडी हो गई, तो ये रिपोर्ट की जाएगी। लेकिन मैंने यही 4 डिफरेंट अलग अलग बैंकों में अगर 5-5 लाख रुपए की एफडी करवाई है, एक एचडीएफसी में, एक एसबीआई में, एक पोस्ट ऑफिस में करवा ली और एक मैंने करवा ली किसी और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, चारों बैंक में 5-5 लाख रुपए की एफडी करवा ली है, तो ये तो सेम नेचर की है, लेकिन बैंक अलग अलग हो जाते हैं। तो एक बैंक अब दूसरे बैंक को नहीं इन्फॉर्म कर, उसको नहीं पता कि कितनी उसने दूसरे बैंक में एफडी करवाई है, तो इसलिए वहां पर रिपोर्टिंग से बच जाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। लॉ में देखोगे तो ऐसा लिखा है कि सबको एग्रीगेट किया जाएगा, बट प्रैक्टिकली चैलेंजेस होते हैं, तो वो अभी तक तो इस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता है। रूल ऑफ एग्रीगेशन एक सेम बैंक के अंदर लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नो, उसके बाद आगे चलते हैं, समझते हैं क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट कार्ड, अगर कैश में आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है एक फाइनेंशियल ईयर की, इससे क्रॉस हो जाएगा तो आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट जो है आपकी बढ़ा करके 10 लाख रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर की कर दी जाती है। क्रेडिट कार्ड के बाद बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन की, जो कि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। आपका जो बिजनेस का यूपीआई ट्रांजैक्शन है उस पर आपको रिसीविंग हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर 40 लाख को क्रॉस कर दिया आपने, आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। पिछले सालों में देखा गया है कि यहां पर जीएसटी नोटिस इश्यू किए गए हैं, टैक्स पेयर के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था और उन्होंने अपने अकाउंट में 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस ली हुई हैं, बट जीएसटी नंबर ही नहीं लिया हुआ है, तो इसका नोटिस जो है यहां पर भेजा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक नया प्रपोजल अभी रिसेंटली जारी किया है। अगर आपके सेविंग अकाउंट से जो यूपीआई लिंक है उसमें 25 लाख से ज्यादा का क्रेडिट आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू, एक यूपीआई से, तो उस केस में 25 लाख से ज्यादा अगर हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करवाना होगा वहां पर बैंक से। अगर आप नहीं करवाते 30 डेज में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आपके शैडो क्रेडिट में चला जाएगा और वो इवेंचुअली रिफंड कर दिया जाएगा जहां से वो पैसा आया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये अभी प्रपोजल है, आरबीआई ने नया प्रपोजल अभी दिया है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए और जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, इधर उधर हवाला की ट्रांजैक्शन यूपीआई से होती हैं, उसको रोकने के लिए नया नियम आरबीआई ने अभी प्रपोज किया है, फाइनल नहीं है, बट इसका भी ध्यान आपको जरूर रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर की लिमिट को समझते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर की अगर बात करें, यूपीआई की बात करें, तो यूपीआई के थ्रू आप 24 आवर में 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक एजुकेशन और मेडिकल के केस में ये लिमिट इंक्रीज भी हो जाती है, और जनरल जो लिमिट रहती है यूपीआई की वो 1 लाख रुपीज रहती है। एनईएफटी की अगर बात करें, एनईएफटी की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, 1 रुपए से लेकर के कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं होती है। हालांकि अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे तो ऑनलाइन की जो भी आपकी डेली की लिमिट्स होती हैं वो अप्लाई हो जाती हैं, बट अगर बैंक जाकर के एनईएफटी करवा रहे हो तो वहां पर वैसे भी कोई लिमिट नहीं लगती।
लगती, कितने का भी मैक्सिमम एनईएफटी आप करवा सकते हो। आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस जो होता है वो मिनिमम 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हालांकि ऑनलाइन करोगे तो आपकी ऑनलाइन की लिमिट जो अप्लाई होगी, ऑफलाइन बैंक जाके करोगे तो मैक्सिमम आरटीजीएस की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आईएमपीएस की बात करें तो मिनिमम 1 रुपए से लेकर के यहाँ पर आईएमपीएस जो है वो आप 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं पर डे का। मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस आप यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ बोनस कैश ट्रांजैक्शंस की डिटेल में देता हुआ जा रहा हूं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप एक दिन में कैश ट्रांजैक्शन रिसीव कर लेते हैं किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव कर रहे हैं किसी भी पर्सन से किसी भी पर्पस के लिए, अगर 2 लाख से ज्यादा का आपने कैश रिसीव कर लिया 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। दूसरा बात करें प्रॉपर्टी के केस में, आप कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी के केस में कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं 20,000 से ज्यादा का, 100% पेनल्टी वहां पर लगाई जाएगी आपके ऊपर। उसके बाद कैश लोन की अगर बात करें, कैश में लोन ले लेते हैं या फिर उसके रीपेमेंट कर देते हैं 20,000 से ज्यादा की, तो वहां पर भी 100% पेनल्टी ऑफ दैट अमाउंट लगाई जाएगी। लास्ट बात करिए अगर बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस के खर्चे 10,000 से ज्यादा आप कैश में कर देते हो तो वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा एंड आप पीएनएल में उस खर्चे को क्लेम नहीं कर सकते और ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज्यादा टैक्स आपको वहां पर देना होगा। लास्टली मैंने आपको ये पूरा एक समरी चार्ट दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर अपने पास रखिएगा, बिकॉज सेफ्टी से रहोगे तो आपके ऊपर ना ही तो आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी, ना ही नोटिस के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सभी टैक्स पेयर को ये लिमिट जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए अपने नेटवर्क के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। गाइस मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।